नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पेशी एकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी के अंतर्गत देखने जा रहे हैं गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा तथा लॉरेंज वक्र। ध्यान दीजिएगा, गरीबी दो प्रकार की होती है। पहली कहलाती है निरपेक्ष गरीबी और दूसरी होती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का मापन गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा के द्वारा किया जाता है, जबकि सापेक्ष गरीबी का मापन लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन। हम डिस्कस करने जा रहे हैं गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉरेंज वक्र। ध्यान दीजिएगा, निर्धन तथा अनिर्धन नागरिकों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। निर्धन तथा अनिर्धन नागरिकों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। वह सीमा रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को दर्शाती है तथा निर्धन तथा अनिर्धन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, गरीबी रेखा कहलाती है। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट वर्ष 2009 के अनुसार 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1000 रुपए शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय है। इस आधार पर वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी अनुपात 21.9% है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, निर्धन तथा अनिर्धन, निर्धन तथा अनिर्धन नागरिकों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। निर्धन तथा अनिर्धन नागरिकों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। या हम कह सकते हैं वह सीमा रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को दर्शाती है। वह सीमा रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को दर्शाती है तथा निर्धन एवं अनिर्धन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है
गरीबी रेखा कहलाती है। गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहलाती है। गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहलाती है। सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2009, वर्ष 2009, ध्यान दीजिएगा। भारत में गरीबी रेखा के माध्यम से गरीबी अनुपात को बताने के लिए वर्ष 2008 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति ने वर्ष 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1000 रुपए शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय है। इस आधार पर भारत में गरीबी अनुपात 21.9% है। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट वर्ष 2009 के अनुसार भारत में 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1000 रुपए शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय है। इस आधार पर वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी अनुपात 21.9% है। भारत में गरीबी अनुपात 21.9% है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम गरीबी रेखा के डायग्राम के अनुसार समझते हैं। समझिएगा दोस्तों, यहां पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है भारत की कुल जनसंख्या को। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़, वर्तमान के अनुसार 130 करोड़। मान लीजिए वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा कुल मासिक व्यय को, भारत की कुल मासिक व्यय को, अर्थात 121 करोड़ नागरिकों ने एक महीने में कितना व्यय किया, यह है कुल मासिक व्यय। यदि हम कुल मासिक व्यय में कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा जिसे हम कहेंगे प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय। यह है प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, अर्थात यही स्ट्रेट लाइन प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय रिप्रेजेंट करता है गरीबी रेखा को या निर्धनता रेखा को, पॉवर्टी लाइन को।
इस गरीबी रेखा के नीचे जो एरिया है इसमें शामिल होंगे निर्धन लोग, जबकि इसके ऊपर आएंगे अनिर्धन लोग। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास 8 से 16 रुपए से कम, यदि उनका 8 से 16 रुपए से कम प्रति महीने व्यय है, इससे कम, तो वो आएंगे निर्धन क्षेत्र में। 816 या उससे ज्यादा है तो वो आएगा अनिर्धन क्षेत्र में। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में यदि 1000 रुपए से कम प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय है तो यह आएगा निर्धन क्षेत्र में। 1000 या उससे ज्यादा है तो यह आएगा अनिर्धन क्षेत्र में। यह है गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, अर्थात हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय बराबर होगा कुल मासिक व्यय, भारतवर्ष के एक महीने का कुल मासिक व्यय डिवाइडेड बाय भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय यही रिप्रेजेंट करता है गरीबी रेखा को, गरीबी रेखा को या निर्धनता रेखा को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कुल मासिक व्यय में यदि कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दिया जाए तो प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय। यही रिप्रेजेंट करता है गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा को। इसके नीचे के लोग निर्धन कहलाएंगे, इसके ऊपर के लोग अनिर्धन कहलाएंगे। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपए से कम यदि किसी व्यक्ति की औसत मासिक व्यय है तो वो कहलाएगा निर्धन, और इससे ज्यादा है तो वो कहलाएगा अनिर्धन। जबकि शहरी क्षेत्रों में यदि औसत मासिक व्यय, प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय 1000 रुपए से कम है तो वो कहलाएंगे अनिर्धन, इससे ज्यादा है तो वो कहलाएंगे, वो इससे कम है तो ये कहलाएंगे निर्धन, तथा इससे ज्यादा है तो वो कहलाएंगे अनिर्धन। तो इस प्रकार से सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर निर्धन तथा अनिर्धन के बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई जिसे कहते हैं गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा। ध्यान दीजिएगा, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा निर्धन तथा अनिर्धन नागरिकों के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। वह सीमा रेखा जो प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को दर्शाती है, निर्धन तथा निर्धन एवं अनिर्धन के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहलाती है। सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट वर्ष 2009 के अनुसार भारत में 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1000 रुपए शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय है। इस आधार पर वर्ष 2011-12 में भारत में गरीबी अनुपात 21.9% है। कुल जनसंख्या तथा कुल मासिक व्यय के बीच अगर हम एक प्लॉटिंग करते हैं तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, और यही है गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा। इसके नीचे के लोग कहलाएंगे निर्धन तथा इसके ऊपर के लोग कहलाएंगे अनिर्धन। तो इस प्रकार से हमने यहां पर डिस्कस किया गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा। अब हम देखने जा रहे हैं गरीबी रेखा का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु कई समितियां बनाई गई जिनका मुख्य उद्देश्य था भारत में गरीबी अनुपात का आकलन करना गरीबी रेखा के आधार पर। वर्तमान में योजना आयोग का ही रूपांतरित रूप है, एक नया स्वरूप है नीति आयोग। लेकिन पहले था योजना आयोग। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को परिवर्तित करके बनाया गया है नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा का निर्धारण।
गरीबी रेखा का निर्धारण। नीति आयोग के द्वारा भारत में, वर्तमान भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। पहले नीति आयोग की जगह में थी योजना आयोग। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं गरीबी रेखा का निर्धारण, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन, ध्यान दीजिएगा। गरीबी रेखा का, गरीबी रेखा का निर्धारण करने वाली भारत में संस्थान है वर्तमान में नीति आयोग। पहले यही काम करता था योजना आयोग, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, जबकि नीति आयोग जो कि इसी का रूपांतरित रूप है, इसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग का ही एक बृहद रूप है। जबकि योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। ध्यान दीजिएगा, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है वर्तमान में नीति आयोग। पूर्व में यही काम करता था योजना आयोग। समय समय पर योजना आयोग द्वारा भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु कई समितियां बनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग द्वारा, योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु, गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु बनाई गई समितियां, इनके द्वारा अब तक कुल 4 समितियां बनाई गई है योजना आयोग के द्वारा। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए अब तक की कुल 4 समितियां बनाई गई है। पहला है वाई के अलग समिति 1979, दूसरा है 1989 में लकड़वाला समिति, तीसरा है 2008 में सुरेश तेंदुलकर समिति, चौथा है 2012 में सी रंगराजन समिति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी रंगराजन समिति। तो यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं योजना आयोग द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु बनाई गई समितियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन समितियों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समितियों का सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं गठन, इसके बाद हम देखेंगे समिति का नाम, इसके बाद देखेंगे कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी। गरीबी रेखा का आधार क्या था, गरीबी रेखा का आधार, और इसके बाद देखेंगे गरीबी रेखा, गरीबी रेखा का मापन, गरीबी रेखा का निर्धारण या मापन। ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु
कुल 4 समितियां बनाई गई है, जिसमें से पहली समिति का गठन हुआ था 1979 को। वाई के अलग समिति 1979 में वाई के अलग समिति का गठन किया गया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1979 में ही सौंपी थी। इनके आधार पर गरीबी रेखा का मापन कैलोरी के आधार पर किया जाना था। भारत में कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। प्रति व्यक्ति भोजन में प्राप्त कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण करना था। समझिएगा, प्रति व्यक्ति कैलोरी के आधार पर, प्रति व्यक्ति कैलोरी के आधार पर, प्रति व्यक्ति भोजन में प्राप्त कैलोरी के आधार पर, प्रति व्यक्ति भोजन में प्राप्त कैलोरी के आधार पर, कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का मापन, गरीबी रेखा का मापन, गरीबी रेखा का मापन। समझिएगा दोस्तों, वाई के अलग समिति की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यदि प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी भोजन में प्राप्त होता है, अर्थात वह व्यक्ति अच्छे से खाना खा रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है, तो वह गरीब नहीं है। यही आकलन किया गया शहरी क्षेत्रों में। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को भोजन से 2100 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन वास्तव में इस प्रकार का कैलकुलेशन भारतवर्ष में करना पॉसिबल नहीं था, यह एक असंभव कार्य था। इसीलिए वाई के अलग समिति की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसकी रिपोर्ट को इसे मान्य नहीं किया गया। 1979 में वाई के अलग समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1979 में सौंपी थी। यहां पर गरीबी का आधार था कैलोरी। प्रति व्यक्ति भोजन में, प्रति व्यक्ति को भोजन में प्राप्त कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का मापन। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति को भोजन से 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो वह गरीब नहीं है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति को भोजन से 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो वह गरीब नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यह मापन एक असंभव कार्य था। इसीलिए वाई के अलग समिति के द्वारा निर्धारित की गई गरीबी रेखा का मापन को अस्वीकार किया गया। इसके बाद दूसरा गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु दूसरे समिति का गठन किया गया। अगला है 1989 में गठन किया गया लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1991 पर। लकड़वाला समिति के आधार पर गरीबी रेखा का मापन के आधार होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कस्टमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अर्थ होता है कि यदि मान लीजिए भारत में जितने भी घरेलू उपभोक्ता है, अर्थात घर में
उपयोग किए जाने वाले सामानों की खरीदारी जो करते हैं घरेलू उपभोक्ता, वो एक महीने में जो भी वस्तु एवं सेवाएं खरीदेंगे उनका जो भी मूल्य होगा, इसके मापन की इकाई या इसके मापन के सूचकांक को ही कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। समझिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए वस्तु एवं सेवाओं का कुल औसत मूल्य के मापन की इकाई या सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहलाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए वस्तु एवं सेवाओं का कुल औसत मूल्य के मापन की इकाई या सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहलाता है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। तो लकड़वाला समिति ने कहा अपनी रिपोर्ट में, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1991 में, लकड़वाला समिति का गठन हुआ था 1989 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार होना चाहिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इस आधार पर इन्होंने हर एक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण किया, और इनके अनुसार भारत में सभी राज्यों के लिए अलग अलग कुल 35 गरीबी रेखा खींची गई, जिसका आधार था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में सभी राज्यों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सभी राज्यों के लिए अलग अलग 35 गरीबी रेखा खींची गई। चूंकि यह बहुत कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए इसे अस्वीकार किया गया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इसे अस्वीकार किया गया। इसलिए अगला आता है 2008 में, वर्ष 2008 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी एक वर्ष बाद 2009 में। इनके अनुसार गरीबी रेखा का आधार था प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, या औसत व्यय, प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। 2008 में गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। इन्होंने 2009 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इनके अनुसार गरीबी रेखा के मापन का मुख्य आधार होना चाहिए प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो यहां पर सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जो गरीबी अनुपात होगा या गरीबी सूचकांक होगा, इसका आधार है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। और इन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को दो भागों में बांट दिया। पहला था ग्रामीण भारत, ग्रामीण भारत के लिए इन्होंने आकलन किया कि यदि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 816 रुपए से कम है, यदि किसी ग्रामीण व्यक्ति की प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय 816 रुपए से कम है, तो वह व्यक्ति गरीब है।
तो वह व्यक्ति गरीब है। इस आधार पर इन्होंने पाया कि भारतवर्ष में, ग्रामीण भारतवर्ष में कुल गरीबी अनुपात है, ग्रामीण भारत में कुल गरीबी अनुपात है, गरीबी अनुपात है 25.7%। सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट ने कहा कि भारत को दो भागों में बांटते हैं। एक है गरीब भारत, भारत को दो भागों में बांटते हैं, एक है आपका ग्रामीण भारत, दूसरा है आपका शहरी भारत। ग्रामीण भारत में यदि किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय 8 से 16 रुपए से कम है तो वह गरीब है, अर्थात गरीबी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में है 25.7%। इसी के आधार पर दूसरा भारत है आपका शहरी भारत, शहरी भारत। शहरी भारत, शहरी भारत में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यदि किसी व्यक्ति की 1000 रुपए से कम है तो वह गरीब है। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी नागरिक की प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय 1000 रुपए से कम है तो वह गरीब है। इस आधार पर शहरी क्षेत्रों में कुल गरीबी अनुपात है, कुल शहरी क्षेत्रों में कुल गरीबी अनुपात का आकलन किया गया 13.7%, 13.7%। और इस आधार पर ग्रामीण गरीबी अनुपात तथा शहरी गरीबी अनुपात अगर दोनों का कुल औसत निकाला जाए तो भारत में वर्ष 2011-12 में भारत में कुल गरीबी अनुपात है 21.9%, सुरेश तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के आधार पर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों। सबसे पहले 1979 वाई के अलग समिति, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1979 में। इनके आधार पर गरीबी का आकलन किया जाएगा कैलोरी के आधार पर। गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति भोजन में प्राप्त कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का मापन किया जाएगा। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी व्यक्ति को भोजन से 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो वह गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में भोजन से किसी व्यक्ति को 2100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो वह गरीब नहीं है। चूंकि यह काफी इम्प्रैक्टिकल था इसलिए इसे अस्वीकार किया गया। दूसरा आता है 1989 में लकड़वाला समिति की स्थापना की गई। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1991 में। उपभोक्ता इनके आधार पर गरीबी का आधार था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में सभी राज्यों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर अलग अलग कुल 35 गरीबी रेखा खींचे गए। चूंकि यह काफी कॉम्प्लेक्स था, इसमें यूनानिमिटी नहीं थी, इसलिए इसे अस्वीकार किया गया। 2008 में सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपा 2009 में। इनका गरीबी रेखा का निर्धारण का मुख्य आधार था प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय। इनके अनुसार यदि ग्रामीण भारत में यदि किसी ग्रामीण का प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय 816 रुपए से कम है तो वह गरीब है। इस प्रकार से ग्रामीण भारत में गरीबी अनुपात है 25.7%। शहरी क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय 1000 रुपए से कम है तो वह गरीब है। इस प्रकार से शहरी भारत में गरीबी अनुपात 13.7% है और संपूर्ण भारत में गरीबी अनुपात 21.9% है। तो यह है दोस्तों सुरेश तेंदुलकर समिति। चौथा समिति आता है, इसी में ही डिस्कस करते हैं। चौथा समिति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा समिति देखने जा रहे हैं सी रंगराजन समिति। चौथा समिति है सी रंगराजन समिति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा समिति हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी रंगराजन समिति। देखिएगा,
ध्यान दीजिएगा। चौथा समिति है सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति, ध्यान दीजिएगा। चौथा समिति का गठन हुआ है वर्ष 2012 में। सी रंगराजन समिति, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपा है 2014 में। इनके भी गरीबी रेखा का मुख्य आधार था प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय, औसत मासिक व्यय अर्थात मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। समझिएगा। अगला हम देख रहे हैं सी रंगराजन समिति। सी रंगराजन समिति, इसके आधार पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गरीबी सूचकांक या गरीबी अनुपात। गरीबी सूचकांक समझिएगा। इन्होंने भी भारत को दो भागों में बांटा। पहला है ग्रामीण भारत। ग्रामीण भारत, ग्रामीण भारत के लिए इन्होंने मेजरमेंट किया कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यदि किसी व्यक्ति की 972 रुपए से कम है तो वह गरीब है। यदि ग्रामीण भारत में किसी व्यक्ति की 972 रुपए से प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय कम है तो वह गरीब है। इस आधार पर इन्होंने पाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात है 30.9%। 30.9%। जबकि दूसरा इन्होंने बांटा शहरी भारत। शहरी भारत, शहरी भारत, दूसरा इन्होंने बांटा शहरी भारत। शहरी भारत के लिए इन्होंने आकलन किया कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यदि किसी व्यक्ति की 1407 रुपए से कम है तो वह गरीब है। तो इस आधार पर इन्होंने पाया कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात, शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात, शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात यह था 24.6%। 24.6%। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 30.9%, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी अनुपात 24.6%। इस आधार पर वर्ष 2011-12 में भारत में कुल गरीबी अनुपात, भारत में कुल गरीबी अनुपात 29.9% है। तो यह था सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट, जिनके अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में कुल गरीबी अनुपात 29.9% है। इन्हें भी अस्वीकार किया गया क्योंकि इन्होंने लिमिट कुछ ज्यादा रखा था, इसलिए सी रंगराजन समिति को भी अस्वीकार किया गया। इसके बाद हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं सापेक्ष गरीबी के निर्धारण हेतु लॉरेंज वक्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व। 1905 में अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मैक्स लॉरेंज के द्वारा सापेक्ष गरीबी के निर्धारण हेतु लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम देखने जा रहे हैं लॉरेंज वक्र, लॉरेंज कर्व। इसका प्रतिपादन किया है 1905 में
सर मैक्स लॉरेंज के द्वारा अमेरिका के अर्थशास्त्री सर मैक्स लॉरेंज के द्वारा 1905 में लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन किया गया। लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी का निर्धारण करती है। लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी का निर्धारण करती है। राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के बीच व्याप्त विषमताओं को लॉरेंज वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के बीच व्याप्त विषमताओं को लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। लॉरेंज वक्र द्वारा दर्शाया जाता है। राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के बीच व्याप्त विषमताओं को लॉरेंज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी राष्ट्र में धन के वितरण में व्याप्त असमानताओं को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करना लॉरेंज वक्र कहलाता है। लॉरेंज वक्र कहलाता है। समझिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के बीच व्याप्त विषमताओं को लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी राष्ट्र में धन के वितरण में व्याप्त असमानताओं को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करना लॉरेंज वक्र कहलाता है। समझते हैं, भारत की कुल जनसंख्या है, जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़, जिसमें से मोटा मोटी मान लीजिए कि 110 करोड़ लोगों की वार्षिक आय बहुत कम है, लेकिन 10 करोड़, लगभग 10 से 11 करोड़ लोगों की वार्षिक आय बहुत ही ज्यादा है। अर्थात राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान होता है भारत की बहुत कम जनसंख्या का। यही समाज में जो असमानताएं विकसित हुई है, इसी को ही हम प्रदर्शित करते हैं लॉरेंज वक्र के माध्यम से। समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसी देश की कुल जनसंख्या को, जैसे कि भारत की कुल जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहां पर वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है
राष्ट्रीय आय को। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है संपूर्ण भारतीयों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्जित कुल आय, यह है राष्ट्रीय आय। यदि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे धन का समान वितरण। धन का समान वितरण ये रिप्रेजेंट कर रहा है धन का समान वितरण, अर्थात यही रिप्रेजेंट करेगा इक्वालिटी को। अब समझिए, यहां पर राष्ट्रीय आय में हमने डिवाइड किया कुल जनसंख्या को, और इससे जो हमें डेटा प्राप्त हुआ उसे हमने एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्रदर्शित कर दिया। यह कहलाएगा धन का समान वितरण। अब हम वास्तव में देखते हैं कि भारत में कुल 121 करोड़ जनता है। हर किसी की एक वित्तीय वर्ष में कुल आय कितनी है, और उस आधार पर हमने एक प्लॉटिंग करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से एक कर्व प्राप्त हुआ। इस कर्व को हमने एनालिसिस किया तो देखा कि मान लीजिए यहां से यहां तक यह है 100% जनसंख्या, यह है 0% जनसंख्या, 100% जनसंख्या, यह है 50% जनसंख्या। मान लीजिए यह है 50% जनसंख्या। इसी प्रकार से हमने यहां प्लॉटिंग किया तो हमने प्राप्त किया कि यह है राष्ट्रीय आय का 50% और यह है राष्ट्रीय आय का 100%। तो हमने देखा कि यह प्लॉट जितना नीचे जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या जिनकी राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूशन बहुत नगण्य या कम है, लेकिन एक बहुत कम जनसंख्या, जैसे इस एरिया को देखिए, एक बहुत कम जनसंख्या, भारत के एक बहुत कम जनसंख्या के लोग जो कि राष्ट्रीय आय में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय आय 100% तक पहुंच रहा है। तो यहां पर ये जो विषमता पैदा हो रही है, ये जो कर्व बन रहा है समाज में धन का वितरण में जो विषमताएं पैदा कर रही है, यही कहलाता है लॉरेंज वक्र। अर्थात हम कह सकते हैं, मान लीजिए यह है O, यह आपका है A, यह आपका है B, यह आपका है पॉइंट C, यहां पर O, D और B, ये जो कर्व बना है ODB, यही है लॉरेंज वक्र। अर्थात ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्थिक विषमता को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है समाज में आर्थिक विषमता को। इसका मतलब यह है कि किसी देश के लिए अगर लॉरेंज वक्र खींचा जाता है और यह कर्व धन के समान वितरण वाले स्ट्रेट लाइन से जितना दूर जाएगा, उस देश में आर्थिक विषमता उतनी ही ज्यादा है। प्रकार से हमने देखा कि जिस देश में लॉरेंज वक्र का यह कर्व धन के समान वितरण वाले स्ट्रेट लाइन से जितना दूर होगा, अर्थात इस कर्व का विड्थ जितना ज्यादा होगा, उस देश में आर्थिक विषमता उतनी ज्यादा है। इसे हम एक कंपैरिजन से समझ सकते हैं। यह आपका है एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुल जनसंख्या को, कुल जनसंख्या को, लेकिन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है राष्ट्रीय आय को। मान लीजिए हमने अमेरिका के लिए लॉरेंज वक्र खींचा और हमने पाया कि अमेरिका के लिए यह कर्व बना, भारत के लिए कर्व बनाया तो भारत के लिए यह कर्व बना, पाकिस्तान के लिए कर्व बनाया तो पाकिस्तान के लिए यह कर्व बना। यहां पर हम देख सकते हैं कि यह जो हमने अमेरिका का कर्व प्राप्त किया है, अमेरिका के लिए एक कर्व हमने प्राप्त किया, यह धन के समान वितरण वाले स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल पास है। धन के समान वितरण वाले स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल पास है, अर्थात यहां आर्थिक विषमताएं कम है।
पहला वाला कर्व है अमेरिका के लिए, यूएसए के लिए। दूसरा वाला कर्व हमने खींचा जो कि ये है, और यह धन के समान वितरण वाले स्ट्रेट लाइन से थोड़ा दूर है। यह हमने खींचा मान लीजिए भारत के लिए, अर्थात भारत में अमेरिका के कंपैरिजन में आर्थिक विषमताएं ज्यादा है। उसके बाद हमने पाकिस्तान के लिए खींचा, इस स्ट्रेट लाइन से लेकर यहां तक एक कर्व बना, यह हमने खींचा दोस्तों पाकिस्तान के लिए, अर्थात पाकिस्तान में भारत के कंपैरिजन में आर्थिक विषमता और ज्यादा है। तो इससे हमें इस बात की जानकारी हुई कि लॉरेंज वक्र का कर्व स्ट्रेट लाइन, धन के समान वितरण वाले लाइन से जितना ज्यादा दूर होगा, उस देश में आर्थिक विषमताएं ज्यादा होंगी। तो यह हमने डिस्कस किया लॉरेंज वक्र। इसका प्रतिपादन किया था अमेरिका के अर्थशास्त्री सर मैक्स लॉरेंज ने 1905 में। लॉरेंज वक्र सापेक्ष गरीबी का निर्धारण करती है, राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या के बीच व्याप्त विषमताओं को लॉरेंज वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी राष्ट्र में धन के वितरण में व्याप्त असमानताओं को चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करना लॉरेंज वक्र कहलाता है। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों लॉरेंज